नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है पावर ऑफ अटॉर्नी। इससे संबंधित विभिन्न कानूनी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए अब हम इस विषय पर कानूनी सलाह लेने के लिए श्री शर्मा जी से पहला सवाल करते हैं। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। कृपानंद जी, जैसे आपने मुझसे पूछा कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जो लिखित रूप में होता है। उसे हम मुख्तारनामा भी बोलते हैं और अधिकार पत्र भी बोलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपनी शक्तियों को दूसरे व्यक्ति को देता है और उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है कि उस व्यक्ति के बिहाफ पर दूसरा व्यक्ति उन कार्यों को संपादित कर सके। तो एक बार जब पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है, अधिकार दे दिया जाता है, तो वह दूसरा व्यक्ति उन के द्वारा कार्यों को संपादित कर सकता है और वह कार्य बिल्कुल ऐसे ही मान्य होंगे जैसे वह उस व्यक्ति ने स्वयं किए हैं। तो यह एक अधिकार पत्र है जिसमें किसी व्यक्ति जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जिसने अधिकार पत्र दिया है, जिसने मुख्तारनामा दिया है, उस व्यक्ति के बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति उनके कार्यों को संपादित कर सकता है, उनके कार्यों को कर सकता है। और यह पावर ऑफ अटॉर्नी सामान्यतः तब बनाई जाती है जब कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी और तकलीफ की वजह से कोई कार्य करने में अक्षम है या व्यापारिक व्यस्तताओं के कारण जो है अपने कार्यों को संपादित करने में समय नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, अपना मुख्तार आम नियुक्त कर सकता है और दूसरे व्यक्ति को अधिकार पत्र दे सकता है। तो यह अधिकार पत्र लिखित रूप में होता है जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। शर्मा जी, जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं, इसमें दो शब्द का प्रयोग काफ़ी किया जाता है। पहला है एजेंट और दूसरा है प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? कानूनी तौर पर एजेंट प्रिंसिपल का कौन सा कार्य को निष्पादित कर सकता है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि दो पक्ष होते हैं, एक एजेंट और एक प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जिसने अपने अधिकारों को दूसरे को हस्तांतरित किया है, जिसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, और जो नियुक्त किया गया प्रतिनिधि है उसे हम एजेंट कहते हैं। तो नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि को हम एजेंट कहते हैं और जिसने नियुक्त किया है उस व्यक्ति को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल के जितने भी कार्य हैं जिनको वो निष्पादित करना चाहता है या उस व्यक्ति से करवाना चाहता है, तो उन सभी कार्यों को वह व्यक्ति निष्पादित कर सकता है, संपादित कर सकता है। तो इस पक्ष में दो चीज़ें होती हैं, दो तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में एक विशेष कार्य के लिए ही उसे प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, उसे विशेष कार्य के लिए ही अधिकारिता दी जाती है कि वह केवल उस कार्य को ही संपादित करे। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा है, तो एक व्यक्ति जो खुद कोर्ट नहीं जा सकता, चाहे वो वृद्धावस्था के कारण है या किसी बीमारी के कारण है, तो वो एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है कि वह उस केस की देखभाल करे और उस केस की देखभाल के साथ साथ उस केस में दाखिल होने वाले जो भी कागज पत्रे हैं, जैसे रिटन स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन है, उनको वो हस्ताक्षरित कर सके उनके बिहाफ पर। तो वह स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है क्योंकि उसको पर्टिकुलरली उसी पर्पज के लिए दिया गया है। तो वह केवल उन्हीं कार्यों को संपादित करेगा जिन विशेष कार्यों के लिए उसे नियुक्त किया गया है। और जहाँ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात होती है, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में उन्हें जनरल पावर मिली होती हैं, शक्तियाँ मिली होती हैं कि वह उनके किसी भी कार्य को संपादित कर सकता है जो वह कर सकते हैं।
तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में वो है उनके समस्त कार्यों को जितने भी कार्य उन्होंने कहा है कि मेरे बिहाफ पर ये सभी कार्य कर सकते हैं, तो वह वो संपादित कर सकता है। लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में कुछ विशेष कार्य, और वह स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी केवल उतने वक्त तक के लिए ही एग्जिस्टेंस में रहती हैं जब तक कि वो कार्य संपादित नहीं हो जाता, या जिस कार्य के लिए उसको नियुक्त किया गया वो कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता। कंप्लीट होने के बाद उस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई फिर वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो एग्जिस्टेंस में रहती है, क्योंकि उसमें असीमित पावर्स हैं। वह उनके बिहाफ पर सभी कार्य करने के लिए प्रतिनिधि है और नियुक्त किया गया है। वो उनके बिहाफ पर सभी कार्य, सभी चीज़ों की देखभाल कर सकता है, मतलब उनकी संपत्ति की देखभाल कर सकता है, उनके बैंक अकाउंट्स की देखभाल कर सकता है, और सेल परचेज भी कर सकता है। तो मतलब उसमें असीमित अधिकार उनको मिलते हैं, असीमित शक्तियाँ होती हैं, और वो असीमित शक्तियों को उसमें इस्तेमाल कर सकता है। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक मान्य होती है? देखिए, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वह तब तक मान्य होती है जब तक वह कार्य संपादित नहीं हो जाता, क्योंकि वो विशेष कार्य के लिए दी जाती है, और उस विशेष कार्य के पूर्ण होते ही उसकी जो वैधता है वो समाप्त हो जाती है। या जो नियुक्त करने वाला व्यक्ति है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर बीच में कहीं चाहता है तो जब वो चाहे वो उसको रिवोक कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। ऐसे ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उस जब तक व्यक्ति की मर्जी है, जिसने प्रिंसिपल ने नियुक्त किया है प्रतिनिधि को, तो वह जब तक चाहे तब तक उसको अपना प्रतिनिधि बनाए रखता है, और वो चाहे तो उसको कभी भी बीच में निरस्त कर सकता है, अपने प्रतिनिधि को जो उसने नियुक्त किया है उसे हटा सकता है। तो उसके लिए फिर उसे एक दस्तावेज तैयार करना पड़ेगा कि मैंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी इस फला फला व्यक्ति को दी थी, और अब मैं उसे उस अपने प्रतिनिधि के पद से हटा रहा हूँ, और आज के बाद उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं दिया जाएगा। या फिर यदि प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर भी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, फिर वो व्यक्ति कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकता। या कोई जो प्रतिनिधि प्रिंसिपल है वो अगर उसकी बीमार हो जाता है, और वो मानसिक रूप से इस तरह से बीमार हो जाता है कि वह कुछ भी सोचने समझने, अपना अच्छा भला बुरा सोचने समझने में असमर्थ है, या वो कोमा में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वह जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी उसकी मृत्यु के साथ, या उसकी किसी ऐसी बीमारी के साथ जिसमें वो पागल हो जाता है या मत्तता में आ जाता है, तो ऐसी बीमारी के समय में वह उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी, और या फिर उसके द्वारा खुद के द्वारा ही उसे निरस्त कर दिए जाने पर उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है या नहीं? इस दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? रजिस्ट्रेशन कराते वक्त कौन सा 2 या 2 से अधिक सबूतों का होना जरूरी होता है? देखिए, सामान्यतः उस पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम बनाकर दस्तावेज को नोटराइज कराकर भी काम चल जाता है। लेकिन जहाँ किसी मूल्यवान संपत्ति को लेकर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है, किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जहाँ जमीन जायदाद या किसी मूल्यवान वस्तु को लेकर कार्य संपादित होने हैं, और उनमें जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होता है, तो उन स्थितियों में इस पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है, क्योंकि उसकी रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी की मान्यता नोटराइज पावर ऑफ अटॉर्नी से अधिक होती है। तो उन स्थितियों में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या आवश्यकता है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो प्रिंसिपल है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, उस व्यक्ति का और जिसके फेवर में वो पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी जा रही है, उस व्यक्ति को रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना होता है। उसके साथ उन्हें 2 लोगों को, 2 गवाह साक्षी उन्हें ले जाने पड़ेंगे,
तो 2 वो व्यक्ति और 2 साक्षी के साथ आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसे रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के लिए अपने आधार पत्र या जो आधार कार्ड या जो रिहाइश के अन्य वो हैं वो ले जाने पड़ेंगे विटनेस को। हाँ, जैसे आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें आपके पता और आपकी आइडेंटिटी दोनों शामिल हों, ऐसे कुछ दस्तावेज आपको साथ में ले जाने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों की वहाँ आवश्यकता होती है और रजिस्ट्रार के यहाँ आप उसे रजिस्टर करा सकते हैं। शर्मा जी, भारत से बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाई जाती है? यदि पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर कराया गया तो उन कागजात को कितने महीने के अंदर भारत से संबंधित जिलाधिकारी से मान्यता दिलाना जरूरी हो जाता है? देखिए, अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है और वो भारत का निवासी है और वह भारत में किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहता है, तो वह वहाँ सादे कागज पर पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराकर उसे वहाँ का जो अटॉर्नी होते हैं या नोटरी होते हैं उनसे रजिस्टर कराकर साइन कराकर फिर उन्हें जो भारत सरकार के केंद्र सरकार के जो वहाँ उच्चायुक्त हैं या राजदूत हैं उनके यहाँ जो प्राधिकृत अधिकारी है उससे प्रत्येक हस्ताक्षरित कराना पड़ता है। वो उसे काउंटर साइन करते हैं, उसके बाद वो यहाँ भेजी जाएगी और फिर यहाँ जो उनका प्रतिनिधि है वह उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसके साथ स्टाम्प पेपर लगा के जिलाधिकारी के पास जाएगा और उसे यहाँ पर रजिस्टर जिलाधिकारी या एसडीएम के पास जाकर उसे यहाँ रजिस्टर कराएगा। तो इसके लिए जहाँ तक मुझे याद है 3 महीने का समय होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसे यह चीज़ें यहाँ भारत में रजिस्टर करानी पड़ेंगी। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद कृपानंद जी कि आपने मुझे इस परिचर्चा में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।